हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सब्सटेंसिव टेस्टिंग के बारे में। काफ़ी सारे लोगों के डाउट्स आ रहे थे मेरे पास कि सर सब्सटेंसिव टेस्टिंग थोड़ा सा डिटेल में बताइए, किस तरीके से करनी है, क्या चीज़ें होती हैं उसके अंदर। तो आज हम जाने वाले हैं गहराई के अंदर। ऑलरेडी मैं एक सीरीज बना चुका हूं जिसके अंदर मैंने बताया था कि बिग फोर में किस तरीके से ऑडिट होता है। उसके अंदर जैसे आपको पता है कि मैंने एग्जीक्यूशन को दो पार्ट के अंदर डिवाइड करा था, यानी कि पहला जो था वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल, दूसरा जो था वो था सब्सटेंसिव टेस्टिंग। अब टेस्ट ऑफ कंट्रोल के बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे सब्सटेंसिव टेस्टिंग के बारे में। तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा। आई होप आपको आज के बाद समझ में आने लगेगा कि हाँ यार, अगर आप जा रहे हैं किसी भी क्लाइंट के ऊपर तो सब्सटेंसिव टेस्टिंग किस तरीके से करनी है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यार, अगर मैं सब्सटेंसिव टेस्टिंग की बात करूँ तो सब्सटेंसिव टेस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन। जैसे कि हम ऑलरेडी बिग फोर वाली जो सीरीज जिसमें मैंने बताया था स्टैट ऑडिट किस तरीके से होता है बिग फोर के अंदर, उसके अंदर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि एग्जीक्यूशन के हम दो पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं जनरली। एक होता है कंट्रोल की टेस्टिंग, कि कंट्रोल किस तरीके से काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों के ऊपर कंफर्ट लेकर उसके बाद हम बात करते हैं सब्सटेंसिव टेस्टिंग के बारे में। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी तो आप आई बटन पे जाके क्लिक कर सकते हैं, मैं उसके अंदर डाल दूंगा वीडियो, वहां जाके आपको मिल जाएगी। अब आज हम बात करते हैं सब्सटेंसिव टेस्टिंग के बारे में। तो सब्सटेंसिव टेस्टिंग जैसे मैंने बोला कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल यानी कि कंट्रोल टेस्टिंग के बाद सब्सटेंसिव टेस्टिंग परफॉर्म होती है। तो सब्सटेंसिव टेस्टिंग जो मेरी होती है उसके अंदर मैं बात करूं यार, आपकी 95% सब्सटेंसिव टेस्टिंग वही खत्म हो जाएगी जब आप असर्शंस इंश्योर कर लोगे बैलेंस शीट और P&L के। अब असर्शंस क्या होता है? असर्शंस कुछ इस तरीके की चीजें होती हैं, वो मैनेजमेंट की असर्शंस भी होते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शन भी उनको बोलते हैं। तो असर्शंस कुछ ऐसी चीज होती है जिसके ऊपर जब मैनेजमेंट जब फाइनेंशियल बनाता है तो उन चीजों को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए फाइनेंशियल बनाता है। तो असर्शंस क्या होते हैं? अब बैलेंस शीट और P&L के दोनों के अलग अलग असर्शंस हम बात करेंगे, अलग अलग हम डिवाइड करेंगे उन दोनों को। मतलब बैलेंस शीट की असर्शंस के बारे में हम अलग बात करेंगे, P&L के असर्शंस के बारे में हम अलग बात करेंगे। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या क्या देखता है, क्या क्या इंश्योर करता है, जो कि ऑडिटर को इंश्योर करने होते हैं व्हाइल दे आर ऑडिटिंग। तो अगर आपने ये सेशन इंश्योर कर ली जो मैं आपको बताने वाला हूं, तो आपका मतलब 95% जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि आपका ऑडिट जो एग्जीक्यूशन है, सब्सटेंसिव टेस्टिंग जो है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो सब्सटेंसिव टेस्टिंग में सबसे पहले हम बात करते हैं P&L के बारे में। P&L के सेशंस के बारे में बात करेंगे। रिलैक्स रहिएगा, मजे लीजिएगा, समझिएगा। देखो यार, सबसे पहली चीज आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, मेरे को तो क्लियर है, आपको समझ में आनी चाहिए चीजें कि क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। तो मैं चाहूंगा कि आप वैसे तो वहां बैठे हुए हैं सामने, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आप सपोर्ट करिएगा मेरे को, समझिएगा, सुनिएगा कि क्या कहना चाह रहा हूं। तो ना मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, मतलब इंस्टेड मैं आपको आंसर दूं, आप ट्राई करिएगा पहले कि आप अपने जो भी मैं आपसे पूछूं वो आप खुद मतलब उन क्वेश्चंस का खुद आंसर देने की ट्राई करिएगा। उसके बाद आप मेरी आगे वीडियो फॉरवर्ड करिएगा। मतलब मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन यानी कहने का मतलब है मैं कुछ बोलूंगा, पॉज लूंगा, उसके बाद मैं आगे अपनी जो आंसर है मैं दूंगा, लेकिन आपको वहीं पर पॉज करके आपको समझना है कि हाँ यार इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो P&L के असर्शन के बारे में बात करते हैं। P&L के जो असर्शंस होते हैं वो 5 जनरली होते हैं। पहला होता है कंप्लीटनेस, दूसरा होता है अकरेंस, तीसरा होता है एक्यूरेसी, चौथा होता है कट ऑफ, पांचवा होता है प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। तो अगर मैं P&L की बात करूं, लेट्स से हम ना रेवेन्यू का एग्जांपल लेंगे और वो ना सभी के ऊपर अप्लाई करते चलेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि असर्शन जैसे मैंने आपको बोला P&L के सेम ही रहते हैं, ये जो 5 मैंने आपको बताए। तो सेम एज इट इज जो मैं बताऊंगा आपको, रेवेन्यू के अंदर सेम एप्लीकेबल होगा, परचेज के अंदर सेम एप्लीकेबल होगा, अदर एक्सपेंसेस के अंदर, तो जितने भी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के अंदर, तो सेम सब कुछ जगह पर सेम ही एप्लीकेबल होगा आपका। तो आपको समझना है, मैं आपको एक जो है एक एग्जांपल के थ्रू रेवेन्यू का बताऊंगा, जो मेजरली फोकस रहेगा मेरा रेवेन्यू के ऊपर रहेगा। थोड़ा थोड़ा मैं बांटता भी रहूंगा परचेज के अंदर, अदर एक्सपेंसेस के अंदर, थोड़ा सा आपको आइडिया भी देता रहूंगा कि हाँ वहां पर किस तरीके से होगा, बट मेनली मेरा फोकस रहेगा रेवेन्यू के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं रेवेन्यू के अंदर। अगर मैं बात करूं, मैंने बताया असर्शन आपके 5 असर्शन हैं, तो 5 असर्शन की सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पहला होता है कंप्लीटनेस। तो कंप्लीटनेस सबसे पहले, अगेन जैसे मैंने आपको बोला कि कंप्लीटनेस, आप खुद सोचिए कंप्लीटनेस का क्या मतलब नजर आ रहा है आपको। ठीक है, आप चाहें तो मेरी वीडियो पॉज कर सकते हैं, उसके बाद आप थोड़ी देर बाद जब आप सोच लें तो उसके बाद आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो कंप्लीटनेस का मतलब ये होता है आपका कि मान लीजिए मैंने रेवेन्यू के अंदर मैंने सेल्स रजिस्टर उठाया, क्लाइंट ने मेरे को सेल रजिस्टर दिया कि भैया ये मेरी सेल्स की एंट्रीज आ रही हैं। तो सेल्स की मेरी ये एंट्रीज आ रही हैं, तो मान लीजिए सेल्स रजिस्टर के अंदर 1000 लाइन आइटम्स आ रहे हैं। 1000 लाइन आइटम्स का जो टोटल आ रहा है वो 100 करोड़ आ रहा है सेल्स रजिस्टर के अंदर। सेल्स रजिस्टर में 100 करोड़ का टोटल आ रहा है। मान लीजिए अब सेल रजिस्टर में तो मेरी सारी सेल्स आ गई, मान लीजिए मैंने उसके बाद फर्दर कोई डिस्काउंट दिया या कोई भी एडजस्टमेंट हुई, क्रेडिट नोट गए, डेबिट नोट गए, सब कुछ मिलाकर सेल्स रजिस्टर लिया मैंने, ट्रेड डिस्काउंट मैंने उसके अंदर एडजस्ट करा,
सारे क्रेडिट नोट एडजस्ट करे, डेबिट नोट एडजस्ट करे, या कोई भी ऐसी एंट्री थी, जैसे एक इंडिया 115 की भी एडजस्टमेंट होते हैं, जिनको पता है उनका ठीक है, नहीं पता है आप समझ लीजिए। इंडिया 115 ये बोलता है कि आपकी जब जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होगी तब तब आप उसके अंदर अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते जाएंगे। तो क्या होता है कि हम एडजस्टमेंट एंट्री मारते हैं इंडिया 115 की कि जो भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है टिल 31 मार्च, यानी कि कोई जो भी मेरी जो मैं आपको अभी हम रिपोर्टिंग पीरियड मान के चल रहे हैं 31 मार्च, अगर एलआर हो रहा है तो उस हिसाब से दिसंबर हो जाएगा, उस हिसाब से जून हो जाएगा, सितंबर हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो वेरी करता रहेगा। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले अगर 31 मार्च के अंदर, तो मान लीजिए क्या हो रहा है कि एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इंडिया 115 के अंदर सेटिस्फाई करनी होती है, कोई एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, एक सेटिस्फाई हो गई, 2 नहीं हुई है, तो मेरे को 2 का रेवेन्यू डेफर करना होगा नेक्स्ट ईयर के अंदर। समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया के ऊपर कभी और वीडियो बना लेंगे, उसके अंदर बात कर लेंगे। तो इंडिया 115 की एडजस्टमेंट हो गई। ये सारी एडजस्टमेंट होने के बाद मान लीजिए 100 करोड़ मेरी सेल्स रजिस्टर में आ रहा था, एडजस्टमेंट मारने के बाद 2 करोड़ का नंबर घट गया और तो मेरा 98 करोड़ का टोटल आ गया, 98 करोड़ का टोटल आ गया है। 98 करोड़ का टोटल शुड मैच विद माई फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो फाइनेंशियल्स हैं, यानी कि जो P&L आप देखते हैं ना, शेड्यूल 3 के हिसाब से आप बनाते हैं P&L, जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का जो फिगर है दैट शुड मैच विद माई सेल्स रजिस्टर आफ्टर एडजस्टमेंट एंड ऑल, सब इसको बोलते हैं हम कंप्लीटनेस। आपने इंश्योर क्या करा वो समझिए। आप मान लीजिए आप सेल्स रजिस्टर लेके आप सैंपल्स निकालना स्टार्ट कर देते, ये लो सैंपल्स उठा के फेंको, लेकिन सैंपल्स उठा के तो आपने फेंक दिए क्लाइंट को और आपके पास क्लाइंट से आ भी गए सैंपल्स, लेकिन मान लो सेल्स रजिस्टर ही कंप्लीट नहीं होता, हो सकता है ना ऐसा। तो आपको सबसे पहले तो इंश्योर करना पड़ेगा ना सेल्स रजिस्टर कंप्लीट है या नहीं है, कंप्लीटनेस है या नहीं है उसके अंदर। जब आपकी एक बार कंप्लीटनेस इंश्योर हो गई कि हाँ यार कंप्लीट है या नहीं है, उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे। तो यहाँ पर आपकी सबसे पहले कंप्लीटनेस इंश्योर हो गई। कंप्लीटनेस और भी काफ़ी तरीके से मैं इंश्योर कर सकता हूँ, जैसे मान लीजिए आपका मंथ ऑन मंथ आप जीएसटी रिटर्न के साथ आप मैच कर सकते हैं। जीएसटी रिटर्न के साथ आप देख सकते हैं कि हाँ यार मंथ ऑन मंथ मैच कर रहा है नहीं कर रहा, जीएसटीआर 1 के साथ, जीएसटीआर 3 भी के साथ, वो भी एक कंप्लीटनेस का एक वे आउट होता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मान लीजिए सर्विस इंडस्ट्री के अंदर आप जो ऑडिट कर रहे हैं, तो सर्विस इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है कि आपका 26 AS के अंदर आप मतलब जो भी आप सर्विसेज दे रहे हैं, तो आपका 26 AS के अंदर आपका टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप कोई प्रोफेशनल है जिसका ऑडिट कर रहे हैं, तो जो प्रोफेशनल्स है उसका ऑडिट टीडीएस डिडक्ट होता है 194J के अंदर, तो मेरा क्या होगा 26 AS के अंदर रिफ्लेक्ट करेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ 26 AS को रिकंसाइल कर सकता हूँ विद माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये भी एक तरीका होता है कंप्लीटनेस का। तो देखो सबसे पहली चीज सेल्स रजिस्टर वाला तो करना ही है। इन एनी कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रेडिंग हो, सर्विस हो, उसमें तो सोचना ही नहीं है, दोहरा ही नहीं है उसके अंदर तो। लेकिन दूसरी जो चीज़ है जीएसटी रिटर्न एंड 26 AS जो मैंने आपको बताया रिको, वो एक सपोर्टिव वे होता है कि हाँ चीज़ों को चेक करने का, ठीक है ये तो मैंने रिकंसाइल कर लिया, लेकिन मैं अलग ही लेवल का कंफर्ट चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ें इंश्योर हो। तो मैं अपने क्लाइंट के ऊपर तीनों चीज़ करा करता था, जीएसटी रिटर्न से भी रिकंसाइल करता था, 26 AS से भी रिकंसाइल करता था, सेल्स रजिस्टर है उससे भी मतलब करता था। तो ये सारी चीज़ें जब मैं मिला के उसके बाद कंप्लीटनेस इंश्योर करा करता था। झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो पहली चीज होगी कंप्लीटनेस। अब कंप्लीटनेस इंश्योर करने के बाद आप सोचो क्या करोगे। सबसे पहले तो आप सैंपल्स जो हैं वो फ्लोट करोगे क्लाइंट के, भैया एक काम कर, ये 100 सैंपल मैंने निकाले हैं, 100 सैंपलिंग मैंने करी है, इसके ऊपर जो 1000 तुमने जो मेरे को दिए थे उसमें 100 निकाल के मैं तेरे को दे रहा हूँ, 100 उठा के लिया सैंपल्स। कैसे सैंपलिंग कैसे करनी है, कैसे क्या करना है, सैंपलिंग कैसे करते हैं, अगर उसके बारे में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं कि हाँ यार इसके बारे में भी जानना है। अगर कमेंट्स आएंगे अच्छे खासे तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, सैंपलिंग साइज कैसे करती है या बिग 4 में कैसे करा जाता है, प्रैक्टिकली कैसे सैंपल्स निकाले जाते हैं। अगर उसके ऊपर भी आपको जानना है तो श्योरली आप कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। अभी हम बात करते हैं अपने मुद्दे पे कि अभी हम क्या कर रहे हैं। आपने कंप्लीटनेस इंश्योर करने के बाद आपने सैंपल्स फ्लोट कर दिए। जब सैंपल्स आपने फ्लोट करे, सैंपल्स आए, 100 सैंपल्स आ गए, 1000 में से आप लेकर आ गए। अब जब 100 सैंपल्स आए, उसको जब चेकिंग करना स्टार्ट करा, तो आपने सबसे पहले आप क्या करते हो, आपका रेवेन्यू का सैंपल्स है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जो कॉन्ट्रैक्ट आया है, कॉन्ट्रैक्ट के साथ आप क्या करोगे, इंश्योर करोगे कि दैट शुड मैचिंग विद बाय मतलब जो पार्टी का जो सामने वाले जिसको रेवेन्यू आपने दिया है, यानी कि जिसको आपने सर्विसेज दिए हैं या गुड्स दिए हैं, उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा ना आपका, या पीओ आया होगा। तो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा दोनों के साइन होंगे। तो एक तो सबसे पहले चीज़ तो एक्सटर्नल प्रूफ हो गया आपके पास कि हाँ यार ये कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एक्चुअल में हुआ है। उसको आप वेरीफाई करोगे इनवॉइस के साथ, जो आपने इनवॉइस दिया है या बाकी की जो पीछे की सपोर्टिंग है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन बिल हो गया, बिल्टी हो गई, है ना, और प्री शिपमेंट इनवॉइस हो गए, अगर आपका एक्सपोर्ट जा रहा है तो कंटेनर लोडिंग का पैकेजिंग लिस्ट हो गई। ये बहुत सारी चीज़ें होती है यार जो मतलब पीछे बंच में लगी होती है। तो आप ये सारी चीजें वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। शिप ऑफ बिल ऑफ लीडिंग हो गई, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें होती है जिसको आप चेक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली एंड इंश्योर कर सकते हैं कि आपका रेवेन्यू अकर्ड हुआ है या नहीं हुआ। दूसरा हमारा क्या था, अकरेंस। आप क्या इंश्योर करेंगे कि रेवेन्यू अकर्ड हुआ है या नहीं हुआ। तो दिस इज कॉल्ड अकरेंस।
समझ में आया अब अकरेंस का क्या मतलब है? सैंपल मंगाए, सैंपल चेक करे, इंश्योर करा, एक्सटर्नल चीज़ों से देखा, बिल ऑफ लीडिंग देखी, इनवॉइस देखा, ये सारी चीज़ें देखने के बाद इंश्योर कर लिया कि रेवेन्यू एक्चुअल में अकर्ड हुआ है या नहीं हुआ, तो उसको हम बोलते हैं अकरेंस। सबसे पहली चीज़ आप अकरेंस समझ गए होंगे। इसी से मिलता जुलता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का क्या मतलब है वो समझिए। मान लीजिए आपने कॉन्ट्रैक्ट पे देखा कि भैया प्राइस आ रहा है आपका 100 रुपये किलो, 100 रुपये किलो का प्राइस आ रहा है, इनवॉइस पे भी 100 रुपये किलो आ रहा है, मैच होना चाहिए ना आपका। जब आपका पीओ जिस पे आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 100 रुपये किलो के ऊपर, वही सेम आपका इनवॉइस में भी आना चाहिए, क्योंकि आपका जो पीओ बना है उसी जो इनवॉइस बना है वो पीओ के बेस पे ही बना है, तो दोनों शुड मैच। तो अगर आपका ये दोनों मैच कर रहे हैं तो आप इसको बोलते हो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है आपकी, ठीक है। आप जब इसको मतलब इसके अंदर और भी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए ये तो आपने सबसे पहले तो रिकनसाइल कर लिया कि 100 रुपये आ रहा है नहीं आ रहा। अब मान लीजिए आपने चेक करा कि हाँ यार इनवॉइस के अंदर 100 क्वांटिटी थी 100 रुपये के हिसाब से, यानी कि 10,000 रुपये होने चाहिए मेरे। तो 10,000 रुपये अगर आपके होने चाहिए तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका सेल्स रजिस्टर में एंड इनवॉइस के अंदर दोनों के अंदर 10,000 लिखा होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए सेल्स रजिस्टर आप देखेंगे, क्योंकि सेल्स रजिस्टर से अल्टीमेटली आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं, समझिएगा दोबारा, सेल्स रजिस्टर से ही आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं। तो सेल्स रजिस्टर को तो आपको ऑलवेज बेस मानना ही मानना है। जैसे हमने अकरेंस के अंदर हमने बोला, हमने वाउचिंग करने के लिए, वाउचर निकालने के लिए, अकरेंस देखने के लिए हमने सैंपल से सेल्स रजिस्टर से भेजे थे, ठीक है। तो वो तो मेरे को बेस मानना ही मानना है। जब आप अकरेंस एक्यूरेसी से जब आप देख रहे होंगे, तो एक्यूरेसी जब आप देख रहे होंगे तो आप देखेंगे ना हाँ यार 100 रुपये किलो के हिसाब से 100 क्वांटिटी है तो 10,000 रुपये मेरे बन रहे हैं, तो दैट शुड मैच विद योर सेल्स का रजिस्टर और एक्यूरेट होनी चाहिए। मान लीजिए आपने 100 क्वांटिटी सेल करी 100 रुपये के हिसाब से और फिगर आ रही है 9,000 रुपये, तो 1,000 रुपये की जो मिसमैच है आप इसको बोलोगे कि एक्यूरेट नहीं है, वहाँ पे आप एक्यूरेसी को इंश्योर करोगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसके अंदर देखोगे कि हाँ यार आपका जो कोई TCS का कलेक्शन है या नहीं है, जैसे GST के अंदर अब आ गया है कि TCS आपको कलेक्ट करना है, या TDS के अंदर आपका अगर आपका इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स का जो TCS है, वो सारी चीज़ें आप देखोगे, इंश्योर करोगे। तो आप वो सारी चीज़ें इंश्योर करने के बाद GST आपका सही से लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, एक्यूरेटली है या नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि GST आपने चार्ज करा लेकिन वो रेवेन्यू के अंदर डाल दिया। तो वो सारी चीज़ें आप इंश्योर करने के बाद आपकी एक्यूरेसी आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो आपने सैम्पलिंग के थ्रू ना 2 असर्शंस इंश्योर कर लिए, बताएंगे क्या क्या। तो आपने जो इंश्योर करा, पहला करा अकरेंस, दूसरा करा एक्यूरेसी, है ना। आप स्टॉप करते जा रहे हैं ना वीडियो जहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ यार क्वेश्चन जो मैं बोलने जा रहा हूँ, जो भी एक्यूरेसी जैसे एक्यूरेंस के बारे में बताया, एक्यूरेसी के बारे में बताया, तो आप वो मैं आपको वही चीज़ बोल रहा हूँ, आप पोस्ट करते जाइए ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। तो 4th नंबर पे है कट ऑफ। कट ऑफ यार नाम से पता चल रहा है आपको, वैसे कट ऑफ समझ में तो आ ही रहा होगा आपको। अगर आपको सोचना है समझना है तो 1 मिनट पॉज करिए, सोचिए कि कट ऑफ का क्या मतलब होता है, उसके बाद कंटिन्यू करिएगा वीडियो को। तो कट ऑफ का मतलब ये होता है कि मान लीजिए मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो रही है 31 मार्च 2022 को। अब 2022 में प्रिपेयर हो रही है, लेकिन मान लीजिए कि कुछ ऐसी सेल्स हुई जो कि एक्चुअल में रिकॉग्नाइज होनी चाहिए थी नेक्स्ट ईयर के अंदर, यानी कि 1 अप्रैल 2022 के बाद, लेकिन रिकॉग्नाइज कर दी मैंने 31 मार्च 2022 से पहले। तो ये चीज़ जो होती है इसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर गड़बड़ हो गई, क्योंकि रिकॉग्नाइज होनी चाहिए थी, बाद में पहले रिकॉग्नाइज हो गई है, तो मेरे को उसको रिवर्स कराना होगा। तो ये चीज़ देखने के लिए कि हाँ यार एक्चुअल में वो जो चीज़ है जो मतलब रिकॉग्नाइज होनी चाहिए थी नहीं होनी चाहिए थी, ये सारी चीज़ इंश्योर करने के लिए मैं क्या परफॉर्म करता हूँ, कट ऑफ प्रोसीजर्स। करते कैसे हैं उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आई होप आपको समझ में आया होगा कि कट ऑफ प्रोसीजर का इंपॉर्टेंस क्या होता है सबसे पहली चीज़। तो अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ प्रोसीजर आपको इंश्योर कैसे कर रहे हैं। अब मान लीजिए आप ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एक ऑडिट कर रहे हैं, आपको कट ऑफ प्रोसीजर इंश्योर करने हैं, मतलब आपको देखना है कि एक्चुअल में जो गुड्स हैं उसकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ट्रांसफर हुई है या नहीं हुई है। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कट ऑफ प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। कैसे करना होगा उसको समझते हैं। अगर आपने सुना होगा कुछ टर्म्स होते हैं इनको टर्म्स, यानी कि जैसे मान लीजिए FOB, CIF और FOR, एक्सवर्क्स, ये सारी टर्म्स होते हैं, इनको टर्म्स होते हैं। और ये जनरली जब भी मैं कोई भी माल सेल करता हूँ, डोमेस्टिक हो गया या फिर आउटसाइड इंडिया हो गया, तो मैं इनको टर्म्स को यूज़ करता हूँ। जो भी मेरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिसाइड हुआ होगा, जब पार्टी से जब भी मैंने डील करी होगी, तो उसके अंदर मैंने डिसाइड करा होगा। जैसे मानते हैं आपने एक्सपोर्ट करा, ठीक है, आपको एक्सपोर्ट समझ में आएगा ज़्यादा, इसलिए मैं एक्सपोर्ट का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मान लीजिए आपने एक्सपोर्ट करा। अब जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर आप देखेंगे जनरली लिखा होता है FOB या CIF, जनरली लिखा होता है। बाकी बहुत सारी टर्म्स होती हैं, DDP, DAP, बहुत सारी टर्म्स होती हैं इनको टर्म्स, लेकिन जनरली आप देखोगे डील जो होती है वो FOB और CIF के अंदर ही होती है। तो FOB होता है फ्री ऑन बोर्ड, CIF होता है कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। तो उसमें क्या होता है कि FOB के अंदर जो मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होती है, मतलब बीइंग अ सेलर, बीइंग अ वेंडर, मेरी जो ऑब्लिगेशन होती है वो सिर्फ होती है गुड्स को ट्रांसफर करने की। और कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट के अंदर मेरी ऑब्लिगेशन होती है कि मैं गुड्स की भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
इंश्योरेंस की भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जैसे आप मान लीजिए आप पानी के जहाज से आप भेज रहे हो, तो अगर कुछ दिक्कत हो गई तो इंश्योरेंस मेरे को कराना है उस जहाज का, मतलब उस जहाज के अंदर जो मेरा माल जा रहा है। या फिर फ्रेट, जो उस जहाज का जो भाड़ा है वो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन एफओबी के अंदर जहाज का भाड़ा और जो इंश्योरेंस है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सामने वाले कस्टमर की। तो इस तरीके से चलता है। और मान लीजिए आपने सेल्स करी, और सेल्स की जो आपकी टर्म्स थी, मान लीजिए एफओबी थी या सीआईएफ थी, जो मर्जी थी आपकी, तो ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सपोर्ट की अगर मैं अभी बात कर रहा हूं, तो मान लीजिए आपका माल जो है 31 मार्च, जैसे मैंने बताया आपकी कट ऑफ डेट है, 31 मार्च आपकी कट ऑफ डेट है। मान लीजिए आपका माल गया 29 मार्च को, 29 मार्च को आपका माल गया, 29 मार्च को आपका माल गया। आपने क्या करा, जैसे ही आपका माल बाहर निकला गेट से, आपने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लिया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। अब आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया, इसका मतलब जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो आप, क्योंकि आप सेल्स रजिस्टर में आप ऑलरेडी कंप्लीटनेस इंश्योर कर चुके हो, इसका मतलब वो आ रहा है, समझ रहे हैं आप। 29 मार्च को आप रेवेन्यू जो रिकॉग्नाइज कर चुके हो वो ऑलरेडी उस 31 मार्च के अंदर आ रहा है आपका, मतलब पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो आपको ये चीज चेक करनी पड़ेगी कि आपने जो कट ऑफ है वो ठीक से इंश्योर हो रहा है या नहीं हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि 29 मार्च को मेरा माल बाहर निकला, लेकिन माल अभी मेरा बिल ऑफ, मतलब यानी कि जो शिपिंग है, शिपिंग लाइन तक तो पहुंचा नहीं, यानी कि अभी वहां से इंडिया के बाहर से तो निकला नहीं। और एफओबी का मतलब होता है फ्री ऑन बोर्ड, यानी कि जैसे ही बोर्ड के ऊपर पहुंच गया, जैसे ही वो निकल गया, रवाना हो गया वहां से, उसके बाद मेरा जो रिस्क है वो ट्रांसफर हो जाएगा। और जनरली हम जो चीज देखते हैं इसके लिए देखते हैं बिल ऑफ लीडिंग, यानी कि जिस दिन बिल ऑफ लीडिंग मेरी बन गई, जिस दिन की मेरी डेट है बिल ऑफ लीडिंग की, उस दिन मेरा जो रिस्क है एंड रिवॉर्ड है उस गुड्स को लेकर वो ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन 29 मार्च को माल निकला, अभी जो मैंने देखा बिल ऑफ लीडिंग जो मेरी बनी हुई है वो तो 5 अप्रैल की बनी हुई है, यानी कि 5 दिन बाद मेरा रिस्क ट्रांसफर हुआ है। तो मेरे को जो रेवेन्यू है वो रिवर्स करना होगा। इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, कुछ सैंपल उठाने पड़ेंगे कट ऑफ के अंदर। मान लीजिए मैंने आसपास नियर बाय डेट्स के सैंपल उठाए और मैंने इंश्योर करा कि हाँ एक्चुअल में जो कट ऑफ है वो इंश्योर हुई है या नहीं हुई। मैंने कुछ सैंपल उठाए, उसमें से मान लो वो 29 मार्च वाला भी एक सैंपल आ गया, और मैंने देखा कि एक्चुअल में वो सेल्स ही रिवर्स नहीं कर रखी, तो मेरे को सेल्स वो रिवर्स करानी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें होती है जो कट ऑफ के अंदर परफॉर्म होती है। तो ये तो हो गई प्री कट ऑफ की बात, यानी कि मैं 31 मार्च से पहले लूंगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने अप्रैल में बुक करी हो लेकिन बुक होनी हो वो मार्च के अंदर, ठीक है। तो उसी तरीके से मैं अप्रैल के कुछ सैंपल उठाऊंगा। अप्रैल के अंदर मैं चेक करूंगा कि मान लीजिए एक्चुअल में मैंने बिल ऑफ लीडिंग जो मेरी पहली बन गई थी 31 मार्च को बन गई थी, लेकिन मैंने जो सेल्स बुक कर रखी है वो कर रखी है 5 अप्रैल की। तो मेरे को इंश्योर करना पड़ेगा कि हाँ एक्चुअल में जो सेल्स है वो पर्टेन करती है अप्रैल से या मार्च से। तो वो मेरे पास पोस्ट कट ऑफ हो गया। तो 2 कट ऑफ के अंदर 2 पार्ट में डिवाइड करा हमने। प्री कट ऑफ यानी कि मैं 31 मार्च से पहले के कुछ सैंपल लूंगा, इंश्योर करूंगा कि एक्चुअल में जो सेल्स है रिकॉग्नाइज कब होनी चाहिए थी, मार्च के अंदर या अप्रैल के अंदर। अप्रैल के कुछ सैंपल्स लूंगा, चेक करूंगा कि वो अप्रैल में रिकॉग्नाइज होनी चाहिए थी या फिर मार्च के अंदर रिकॉग्नाइज होनी चाहिए थी। वैसे कट ऑफ का एक पीरियड होता है। मान लीजिए मेरे को सबसे पहले तो क्लाइंट के साथ डिस्कस करना पड़ता है। ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं करा, ज़्यादा डीप में नहीं गया, लेकिन थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ मैं आप लोगों को। कट ऑफ के अंदर क्या होता है, प्रोसीजर्स होते हैं, यानी कि सबसे पहले तो मुझे देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्लाइंट को कितना लीड टाइम लगता है कोई भी माल डिलीवर करने में। मान लीजिए सिर्फ क्लाइंट की जो मार्केट है वो सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट है, तो मैं देखूंगा कि कहीं पे भी माल जो मेरा है वो 1 हफ्ते में पहुंच जाता है, तो मेरा जो लीड टाइम है वो 1 वीक रहेगा। तो मेरे को सेल्स रजिस्टर से जो सैंपल्स उठाऊंगा मेजरली मैं वो लास्ट 1 वीक के उठाऊंगा। मान लीजिए एक्सपोर्ट के अंदर है तो उसी हिसाब से अगर मेरा एक्सपोर्ट का है तो मैं देखूंगा कि एक्सपोर्ट में कितने दिन में मेरा शिपिंग लाइन तक पहुंच जाता है। तो शिपिंग लाइन में पहुंचने में मान लीजिए 15 दिन लगते हैं, तो मैं 15 दिन पुराने सैंपल उठाऊंगा, बाकी के सैंपल छोड़ दूंगा। तो जनरली इस तरीके से कट ऑफ पीरियड इंश्योर करा जाता है कि हाँ ये मेरा कट ऑफ पीरियड है और यहाँ से मेरे को सैंपल उठाने हैं। समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो कभी और एक वीडियो बना देंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पे मैंने कर लिया कट ऑफ अपना इंश्योर। 5वें नंबर पे बात आती है प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर की। बड़ा ही इजी सा है। अगर रेवेन्यू रिकॉग्निशन का अगर कंपनी अगर इंडियाज फॉलो कर रही है तो इंडियाज 115, अगर एएस फॉलो कर रही है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। उसके हिसाब से मेरे को डिस्क्लोजर देखने पड़ेंगे कि एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर रेवेन्यू के रिगार्डिंग दिए हुए हैं या नहीं दिए हुए, ठीक से प्रेजेंट करा हुआ है नहीं करा हुआ। यानी कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए प्रेजेंटेशन एक्चुअल में मतलब वो ये बोलता है कि आपका प्रोडक्ट मतलब रेवेन्यू के अंदर आपके प्रोडक्ट शो होने चाहिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट शो होना चाहिए, एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक शो होना चाहिए, है ना, रीबेट शो होनी चाहिए, रीबेट कितना है, डिस्काउंट कितना है, मतलब ये सारे डिस्क्लोजर ठीक से प्रेजेंट है या नहीं है, तो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में हम इंश्योर करते हैं। बड़ा ही इजी सा है। अगर आपने इंश्योर कर लिया, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट भी है ये उतना ही, क्योंकि अगर आपने ठीक से डिस्क्लोजर इंश्योर नहीं करे तो वो आपका नॉन कंप्लायंस हो जाएगा ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो आपको वो चीज़ करना जरूरी है। तो आपको सारी चीज़ें करने के बाद 4 सेशन इंश्योर करने के बाद आपको ये चीज़ जरूर देखना है कि आपने सब कुछ तो ठीक करा लिया। मान लीजिए आपने सब कुछ ठीक करा लिया, 96 करोड़ के आपने 2 करोड़ से रेवेन्यू भी घटवा लिया उनका कंपनी का, या फिर 2 करोड़ से बढ़वा लिया, लेकिन आपने सब कुछ ठीक करवा लिया, लेकिन मान लीजिए आपका डिस्क्लोजर ही ठीक नहीं है, प्रेजेंटेशन ही ठीक नहीं है, तो सब कुछ ही गलत हो जाएगा। तो आपको कंप्लायंस जरूर देखना है कि आपका अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडियस के हिसाब से डिस्क्लोजर है या नहीं है। होप आपको जो P&L के सेशंस हैं उसके बारे में समझ में आया होगा। सेम एज इट इज परचेज में भी अप्लाई करना है,
कंप्लीटनेस, अकरेंस, एक्यूरेसी। आप सोचिए अगर रेवेन्यू में जो हमने चीजें बोली सेम एज इट इज आपको परचेज में अप्लाई करनी है और कुछ और नहीं करना। एक्सपेंस में, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में, सब जगह पे सेम ही चीज अप्लाई करनी है, आपको कुछ और अप्लाई नहीं करना है। ये जो चीजें मैंने आपको बताई वो चीज अप्लाई करनी है। बस ये है अदर एक्सपेंसेस के अंदर जो आपने कट ऑफ चीज इंश्योर करी वहां पर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इंश्योर करी जाती है। परचेज के अंदर सेम यही कट ऑफ इंश्योर करे जाते हैं। परचेज देखी जाएगी आपकी कट ऑफ पोस्ट हुई है, प्री हुई है, वो सारी चीजें आप देखोगे कि एक्चुअल में रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, परचेज नहीं होनी चाहिए थी। वही सेम जो मैंने चीजें बताई वही सारी चीजें इंश्योर करी जाएगी आपकी। अब P&L के बाद अब हम चलते हैं अपने बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट के असर्शंस के बारे में अब हम बात करेंगे। मैं अगर आपको वीडियो में कुछ भी डाउट है, कोई भी चीज है, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, दोबारा से देख सकते हैं, P&L को समझ सकते हैं, उसके बाद बैलेंस शीट पे आगे बढ़िएगा। तो अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट के अगेन जो हमारे असेशंस हैं वो 5 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो असेशंस है वो है कंप्लीटनेस, सेम वही हमारा। दूसरा जो असेशंस है वो है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। तीसरा जो है वो है एग्जिस्टेंस। चौथा जो है वो है वैल्यूएशन। पांचवा जो है वो है प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। इन्वेंट्री में क्या होता है ना कि हम जनरली क्या करते हैं, सबसे पहले जो हम इंश्योर करते हैं वो हम करते हैं एग्जिस्टेंस। यानी कि क्यों करते हैं हम पहले इंश्योर, क्योंकि 31 मार्च को आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करना होता है। फिजिकल वेरिफिकेशन के अंदर जो हमारा इंश्योर होता है वो होता है एग्जिस्टेंस। कहने का क्या मतलब है कि आपने कोई भी बैलेंस शीट का आइटम उठाया, आपको ये चीज देखनी है कि वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए क्या करोगे, जैसे इन्वेंट्री की अगर मैं बात करूं, एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए क्या करोगे, उसका फिजिकली वेरीफाई करोगे ना। फिजिकली आप चेक करोगे कि हाँ यार एक्चुअल में वो है या नहीं है। तो फिजिकली वेरिफिकेशन कब होती है, 31 मार्च को ही हो जाती है। आपके फाइनेंशियल अभी पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं हुए हैं, बुक्स भी क्लोज नहीं हुई है अभी तक ढंग से, लेकिन सबसे पहले आपकी एग्जिस्टेंस जरूर इंश्योर हो जाती है, यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन जरूर हो जाती है। तो क्या करते हैं उसके अंदर, आप जाते हैं 31 मार्च को, 1 अप्रैल को, जो भी क्लाइंट बताता है डेट, अगर उस दिन नहीं हो पा रही तो आप आगे या पीछे कर सकते, उसके हिसाब से आप रोल ओवर या रोल बैक का प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए आपने 10 अप्रैल को काउंट करा तो 10 दिन का आप रोल बैक कर सकते हो। रोल बैक कैसे करते हैं, परचेज और सेल्स को आप कंसीडर करके उसके बाद रोल बैक करते हो। 10 अप्रैल को आपने स्टॉक काउंट करा, 10 दिन का आपने रोल बैक करा, 31 मार्च को आप पहुंच गए। 31 मार्च को जब आप पहुंचे तो आपने देखा कि एक्चुअल में जो चीजें हैं वो है या नहीं है। रोल बैक के बारे में छोड़ते हैं, बाद में बात करेंगे। मेन जो हमारा मुद्दा है उसके बारे में बात करते हैं। रोल बैक रोल ओवर छोड़ दो अभी, अगर नहीं समझ में आया तो। जिनको समझ में आया अच्छी बात है, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम बात करते हैं इन्वेंट्री वेरिफिकेशन के बारे में। जब आप 31 मार्च को गए या 1 अप्रैल को गए, आपने इन्वेंट्री वेरीफाई करी। इन्वेंट्री जब आप लोगों ने वेरीफाई करी तो आपने देखा कि जो फिजिकली जब आप वेरीफाई कर रहे हो तो आपको एक शीट मिलती है ना। आप देखते हो कि जो शीट में जो लिखा हुआ है यार, लिखा हुआ है कि ABCD का नाम है, 10 क्वांटिटी है। 10 क्वांटिटी आपने चेक करी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपने इंश्योर कर लिया कि है एक्चुअल में। उसके बाद आपने अपना टिक्का मार दिया, ठीक है, अपनी शीट के अंदर टिक्का मार दिया। अभी आप क्या करो, एग्जिस्टेंस इंश्योर कर रहे हो, देख रहे हो कि हाँ फिजिकली है या नहीं है। आपने क्या करा, 2 तरीके के इसके अंदर भी होते हैं। आपने शीट से देखा, शीट से बोला कि यार ये नाम आ रहा है एक ABCD, ये कहाँ पर मिलेगा, आपने क्लाइंट से पूछा, क्लाइंट ने बताया भैया ये वहाँ पर है। आपने चेक करा कि 10 क्वांटिटी है या नहीं है, ठीक मार दिया। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप ना पैसे पड़ा हुआ कुछ आपको मिल सकता है, यार कुछ अजीब सा लग रहा है, ये पता नहीं इनके पास, इनका तो लग नहीं रहा है, ये कुछ और ही लग रहा है। आप पूछ सकते हो कि हाँ यार ये कहाँ से आया आपके पास। तो आप देखोगे हाँ यार ये तो नहीं है, कहाँ गया ये, आपको पूछना है उससे। आप मतलब ये चीज़ें आप, इसको हम बोलते हैं फ्लोर टू शीट या शीट टू फ्लोर। मतलब आप शीट से फ्लोर पे चेक कर सकते हो या फ्लोर से शीट में चेक कर सकते हो। दोनों चीज़ आप दोनों प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हो, एग्जिस्टेंस इंश्योर कर सकते हो। आप फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद जब कंपनी का फाइनेंशियल प्रिपेयर हो जाएंगे तो वो आपको न्योता देगी कि सर जी आ जाइए, आपका अपना ऑडिट जो है उस आगे का तो कर लीजिए। आपने फिजिकल वेरिफिकेशन तो कर ली, एग्जिस्टेंस तो चेक कर ली, आप आके बाकी चीज़ भी कर लीजिए। तो न्योता दिया जाएगा, क्लाइंट के पास ऑडिटर पहुंचेंगे, ऑडिट अपना जब स्टार्ट करेंगे, जब सब्सटेंशियल टेस्टिंग की बारी आएगी, उसमें जब इन्वेंट्री उठाएंगे आप, तो इन्वेंट्री में सबसे पहले आप इंश्योर करेंगे कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस कैसे इंश्योर करेंगे, मान लीजिए क्लाइंट के पास लगा हुआ है SAP यानी कि SAP लगा हुआ है क्लाइंट के पास। सबसे पहले कंप्लीटनेस इंश्योर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो रिपोर्ट, आपकी जो MB52 थी, यानी कि मान लीजिए MB52 एक T कोड होता है जिसके अंदर क्या होता है कि जब भी आप इन्वेंट्री की MB52 निकालते हैं तो लोकेशन वाइज कितनी कितनी क्वांटिटी, किस किस SAQ की, किस किस यूनिट की कितनी कितनी पड़ी हुई है, वो बताता है उस MB52 के अंदर। आपने सबसे पहले तो वो जब फिजिकली वेरीफाई करा होगा तो निकलवाया होगा, तो आपको क्या करना है, MB52 MB5B के साथ रिकंसाइल करना है। MB5B क्या होता है, जनरली एक तरीके का मतलब समरी होती है कि कितनी कितनी क्वांटिटी टोटल, जैसे मान लीजिए एक यूनिट का नाम है ABCD यूनिट का नाम है, मान लीजिए वो 10 यूनिट पे पड़ी हुई, 10 जगह पे पड़ी हुई, 10 लोकेशंस पे पड़ी हुई है। तो MB5B कंबाइन करके आपको दिखाएगा कि हाँ यार ये ABCD है जो 10 लोकेशन पे इतनी पड़ी हुई है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस MB5B को MB52 के साथ सबसे पहले रिकंसाइल करना पड़ेगा। फिर MB5B का जो टोटल आएगा, जो भी मतलब जो भी अमाउंट का टोटल आएगा,
अब वो आपको रिकंसाइल करना होगा विद योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपने सबसे पहले ऐसा क्यों करा, क्योंकि आपने सबसे पहले जो एग्जिस्टेंस इंश्योर करी थी, आपको ये तो देखना पड़ेगा ना जो MB52 दी है क्लाइंट ने उस समय पर जब आप फिजिकली वेरीफाई कर रहे थे, वो मैच कर रही है या नहीं कर रही है। मतलब फिजिकली वेरीफाई करके आ गए आप, मैच कुछ कर नहीं रही है, हवा में उड़ रहे हो क्या, हाँ ठीक है सब कुछ, तो वो भी गलत है ना। तो सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा ना कि भैया MB52 रिकंसाइल कर रही है नहीं कर रही है MB5B के साथ, जो कि मेरी समरी है। MB5B शुड रिकंसाइल विद माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकंसाइल करने के बाद सबसे पहले आपने क्या इंश्योर कर लिया, सबसे पहले आपने इंश्योर कर लिया एग्जिस्टेंस एंड कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस अब आप लोगों ने इंश्योर कर ली, उसके बाद आपको इंश्योर करनी है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन इंश्योर करने के लिए क्या करते हैं आप, जैसे आपको पता है इंड AS 2 या फिर AS 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, आपको उसके प्रोविजंस अप्लाई करने पड़ेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करना पड़ेगा, आपको वैल्यू करना पड़ेगा कि स्टॉक कितना रुपए का है, कॉस्ट NRV निकालनी पड़ेगी, वैल्यू करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि हाँ जितने भी खर्चे लोड होने चाहिए थे लोड हो गए या नहीं हुए, जितने भी चीज़ें लोड होनी चाहिए थी हो गई या नहीं हुई है, ठीक है। जो प्रोडक्शन जितना होना चाहिए था उसकी कॉस्ट सही आ रही है नहीं आ रही है, कॉस्ट सही आ रही है नहीं आ रही है, इन्वेंट्री की जो कॉस्टिंग आ रही है वो सही आ रही है नहीं है, सारी चीज़ें वैल्यूएशन करने के बाद, कॉस्ट NRV करने के बाद, सारी चीज़ें करने के बाद, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करने के बाद जो आपकी वैल्यूएशन निकल के आएगी, दैट शुड रिकंसाइल विद योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नहीं हो रही है तो अकॉर्डिंगली आप एडजस्टमेंट कराओगे। तो यहाँ पर आपका वैल्यूएशन का जो होता है, जो प्रोसीजर होता है वो कंप्लीट होता है। वैल्यूएशन का मतलब आप किसी भी चीज को वैल्यू कर रहे हो, तो जब आप वैल्यू करते हो आपकी जो वैल्यू आती है दैट शुड रिकंसाइल विद योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये हमारा हो गया वैल्यूएशन की बात। नेक्स्ट आता है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। राइट्स या समझिए यहाँ पर क्या आता है, ऑब्लिगेशन आती है लाइबिलिटीज के अंदर, राइट्स आता है असेट्स के अंदर। तो इन्वेंट्री क्या है, मेरा असेट्स है ना, तो इन्वेंट्री जो है वो मेरा असेट्स है। तो आप ये सोचिए कि जो मेरी इन्वेंट्री है वो कैसे, आप उसकी राइट्स कैसे डिफाइन करोगे, वो एक्चुअल में मेरी है या नहीं है। तो सबसे पहले तो जो आपकी इन्वेंट्री है वो कैसे आती है, जो आपने परचेज करा होगा वही तो आपकी इन्वेंट्री होगी ना। तो आपने जब अकरेंस एंड एक्यूरेसी जब आपने परचेज के अंदर इंश्योर करी होगी, जो मैंने आपको बताया था P&L के जो आपके असर्शंस होते हैं, जब आपने वहाँ पे इंश्योर करी होगी आपने अकरेंस और एक्यूरेसी के अंदर, मतलब आपने जब देखा है कि हाँ अकर्ड हुई है ट्रांजेक्शन, तो इसका मतलब मेरे पास राइट्स तो हैं उसके, समझ रहे आप, मेरे पास राइट्स हैं जब तो परचेज करके लाया वो इन्वेंट्री। और ये सारी चीज़ें आपने अब देखी कि हाँ यार परचेज के एक्चुअल में राइट्स मेरे पास हैं, और जब इसका मतलब इन्वेंट्री मेरे पास है वो, तो आप लिंक कर सकते हो, आप बोल सकते हो वहाँ पर जब आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन करोगे आप उसके अंदर बोल सकते हो कि इन्वेंट्री की जो राइट्स है मैंने ऑब्लिगेशन, जो इन्वेंट्री के जो राइट्स है वो मैंने इंश्योर करे थ्रू जो परचेज का अकरेंस हुआ है। तो आप इस तरीके से बोल सकते हो और आपके राइट्स एंड ऑब्लिगेशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाएंगे। नेक्स्ट बारे में बात करते हैं प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर अगेन वही ईजी सा है, जो आपके फाइनेंशियल में जो चीज़ें आ रही हैं शेड्यूल 3 के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं आपको देखना पड़ेगा कि वो अकॉर्डिंग टू द इंड AS और शेड्यूल 3 के हिसाब से बने हुए हैं या नहीं बने हुए। जब आप प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर देखोगे, मतलब कहने का मतलब ये है कि इन्वेंट्री के अंदर रॉ मटेरियल दिखाना है, कैसे दिखाना है, ट्रेडेड गुड्स कैसे दिखाना है, फिनिश गुड्स कैसे दिखाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देखकर आप उसको डिस्क्लोज करोगे, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर। प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर अगर फेयरली है, ठीक से है, ढंग से है, तो आप बोलोगे कि हाँ ठीक से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हुए हैं, डिस्क्लोजर ठीक से हैं, तो आपके बैलेंस शीट के असर्शंस भी यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। इन्वेंट्री की हमने बात करी, लेकिन सेम एज इट इज हर जगह पे अप्लाई होगा, डेटर्स में, क्रेडिटर्स में, हर जगह पे सेम यही जो 5 कॉन्सेप्ट हैं, ये 5 जो असर्शंस हैं ये अप्लाई होंगे बैलेंस शीट वाले। P&L में सेम वही जैसे हमने रेवेन्यू में अप्लाई करे वही P&L के बाकी आइटम्स में हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारा असर्शंस की जो क्लास है, जो चीज़ है वो खत्म होती है। आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा, समझ में आया होगा सब्सटेंशियल टेस्टिंग में असर्शंस हम कैसे इंश्योर करते हैं। आपने असर्शंस इंश्योर कर लिया ना यार, जो मैंने आपको आज बताई बातें, अगर आपको समझ में आ गई हैं सारी बातें, मतलब मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि आप 90 to 95% ऑडिट इसी से कंप्लीट कर लोगे अपना जो सब्सटेंशियल टेस्टिंग है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है असर्शंस, बहुत लोगों को ठीक से मतलब जल्दी से जब आप ऑडिट करते हैं, अगर आप ऑडिट करते वक्त ना अगर आप ये 5 असर्शंस जो है मैंने आपको बताई, अगर वो ध्यान रखोगे, आप ना क्या करो, कभी भी जब भी आप ऑडिट कर रहे हो ना, तो अपनी जो आपने फाइल बनाई है, आपने जो भी फाइल बनाई है एक्सेल के अंदर, कहीं जगह पे लिख लो कि ये 5 असर्शंस हैं इंश्योर करने हैं आपको। उसके सामने आप लिख लो कि हाँ यार मैं कैसे कैसे इंश्योर करूंगा इसको, जैसे मैंने आपको बताया जो भी चीज़ मैंने आपको बताई है उसके हिसाब से आप लिखो कि हाँ यार ये चीज़ें इस तरीके से मैं इंश्योर करूंगा। और हो सकता है कुछ चीज़ मेरे से मिस भी हो गई हो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे सेशंस के अंदर यही सारी चीज़ें आप कर सकते हो, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो यार। जो भी आपकी जितनी ज़्यादा बुद्धि चलेगी उतना ज़्यादा आपके लिए, आपके ऑडिट के लिए बेनिफिशियल है। आप जैसे चाहे वैसी चीज़ें चलाओ, ऐसा नहीं बोल रहा कि हाँ यहाँ तक ही आप लिमिट रखो। अगर आपने इन्वेंट्री यही जो चीज़ें मैंने बोली यही चीज़ आपको करनी है, आप कुछ अपने अलग प्रोसीजर भी परफॉर्म कर सकते हो। ये 5 चीज़ आपके इंश्योर होनी चाहिए, बस आपको ये चीज़ इंश्योर करनी है। तो ये चीज़ आपकी इंश्योर होनी चाहिए। अगर आपकी ये चीज़ इंश्योर होगी तो आपकी सब्सटेंशियल टेस्टिंग फ्रूटफुली खत्म हो जाएगी। तो आप कोई भी बैलेंस शीट का आइटम करो, P&L का आइटम करो, सबसे पहले तो लिख लो मैं ये सेशन इंश्योर करने वाला हूँ, ऐसे करने वाला हूँ, ये मैं करूंगा। फिर उसके बाद जब आपका ऑडिट कंप्लीट हो जाए तो आप चेक करो कि आपने वो सारे सेशंस इंश्योर करे हैं या नहीं करे हैं। तो उस तरीके से आपका बैलेंस शीट और P&L का सेशंस है वो बढ़िया तरीके से खत्म होगा। आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। मजा आया होगा तो आपको वीडियो में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मेरे को बता सकते हैं हाँ यार मजा आया है मेरे को, और क्या क्या सीखने को मिला वो भी आप मेरे को बता सकते हैं। अगर आपको यार वीडियो
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।